वाम से आज समाज में ज़मीनी स्तर पे जिस तरीके से जागृति करने का काम कर रहा है, कहीं न कहीं इसी समाज के इंटेलेक्चुअल वर्ग और बहुत सारे आरएसएस के भी लोग कहते हैं कि वामसेप जो है आरएसएस का संगठन है, आरएसएस के द्वारा संचालित होता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। अब हमारा पढ़ा लिखा तबका जब बाबा साहब आगरा में ये बात कहते थे कि पढ़े लिखे समाज ने हमको धोखा दिया, यह बात सत्य है और यह बात कंटिन्यू है। समाज जिस तरीके से जातियों में बटा हुआ है, उस अलग-अलग संगठन चला रहा है, हज़ारों संगठन चल रहे हैं और उन सारे संगठनों को एकजुट करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने बैकवर्ड माइनॉरिटी एम्प्लॉयड फेडरेशन करके वामसेप का गठन किया, संगठन बनाया और उसी संगठन की ताकत की वजह से, उसी कैडर की वजह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बनी। सपा जैसे कट्टर पार्टी में भी अब बाबा साहब की पूछ बढ़ने लगी है। इसका रूप ये भी दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब कभी एक ज़माने में बाबा साहब को याद नहीं करती थी, अब बाबा साहब उनकी मजबूरी हो गई, मजबूर कर दिया है साहब कांशीराम का आंदोलन ने। नमस्कार, जय भीम। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर विक्रम सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जेएनयू से इन्होंने पढ़ाई करी है और बहुजन मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम करते हैं। तो आइए कुछ सवाल जवाब करेंगे। सर, बहुजन आंदोलन जो है ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी में बहुत सारे संगठन हैं जो अलग अलग तरीके से संगठन चला रहे हैं और कहीं ना कहीं सब आंदोलन के लिए लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ देखने को मिलता है कि मान्यवर काशीराम साहब के बाद जो आंदोलन था, जिसकी वजह से सरकार बसपा की सरकार बनी, उनके बाद से कहीं ना कहीं आंदोलन में एक ठहराव देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? धन्यवाद आपको। ये जो सवाल है इसको दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला कि बहुजन समाज साहब कांशीराम के बाद हो सकता है आंदोलन बड़े रूप में न हो, लेकिन चेतना बहुत बढ़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन साहब कांशीराम के आंदोलन के बदौलत ही ये जो बिहार में लालू और मुस्लिम लोगों का गठजोड़ हुआ, यूपी में मुलायम सिंह और अखिलेश के माध्यम से सरकार बनी और खुद बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी, ये साहब कांशीराम के आंदोलन के बदौलत हुआ। और भी साहब की वजह से क्या हुआ कि न केवल दलित समाज में चेतना आई, बल्कि ओबीसी भी समाज में बहुत बड़ी चेतना आई। इसका रूप हम देख सकते हैं कि सपा जैसे कट्टर पार्टी में भी अब बाबा साहब की पूछ बढ़ने लगी है। इसका रूप ये भी दे सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जब कभी एक ज़माने में बाबा साहब को याद नहीं करती थी, अब बाबा साहब उनकी मजबूरी हो गई है, मजबूर कर दिया है साहब कांशीराम का आंदोलन ने। न केवल इतना, बल्कि जो सीना उठाकर चलने की बात थी, ये कभी चल नहीं पाते थे हम लोग। और आज जो पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, ये साहब कांशीराम की बदौलत। तो ये एक पक्ष है। आप देखिए, बहुत से आंदोलन जब आए, उसमें बहुत से दलित ऑटोबायोग्राफी आई, बहुत सी महिलाएं लिख रही हैं, बहुत से ओबीसी लिख रहे हैं और हमारे सामने एग्जाम्पल है कि अब दलित में इतनी संगठित हो गया कि जो अपने अधिकार के प्रति सशक्त हो गए, सब जगह पे केस बन रहा है ये। और उसी आंदोलन का फलसफा मैं भी हूँ। ये एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आंदोलन में ठहराव सब आया है, निश्चित रूप से आंदोलन में ठहराव आया है। अब हमारा पढ़ा लिखा तबका जब बाबा साहब आगरा में ये बात कहते थे कि पढ़े लिखे समाज ने हमको धोखा दिया, यह बात सत्य है और यह बात कंटिन्यू है। हमने साहब कांशीराम के आंदोलन का फ़ायदा तो लिया कि हमें नौकरी मिल गई और आंदोलन भी करने लगे, अपने इंडिविजुअल व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर हम लड़ाई कर रहे हैं। हर व्यक्ति जहां फंस रहा है वो एससी कमीशन का मदद ले रहा, सरकार का मदद ले रहा, लेकिन सामूहिकता नहीं आ पाई, एक कलेक्टिव फोर्स नहीं बन पाया। कलेक्टिव फोर्स न बनने के सबसे बड़ा जो रीज़न है वो चेतना या ब्राह्मणवादी आइडियाज़ का, उसके हेजेमनी का हम शिकार हैं। और साहब कांशीराम का आंदोलन जो एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करने वाली आंदोलन थी, उसको हम ब्रेक नहीं कर पाए। आंदोलन तो चल रहा, लीडर भी हमको लग सब मान ले रहे हैं, लेकिन जातिगत जो स्ट्रक्चर था उसको हम ब्रेक नहीं कर पाए। उसके सबसे ज़्यादा शिकार हम लोग हैं। मतलब हम लोग ने अपने आप को जातियों का नेता मान लिया है या जातियों में अलग अलग हो गए हैं। अखिलेश यादव यादवों का नेता,
बहन जी चमारों का नेता, अनुप्रिया पटेल पटेलों का नेता, चंद्रशेखर रावण चमारों का नेता, ये सभी नेताओं के मानने की जो बात है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का एक हिस्सा है। इसको हम ब्रेक नहीं कर पाए। ये नेताओं का हाल। सिविल सोसाइटी में जो पढ़े लिखे एजुकेटेड सोसाइटी है, जिसको बाबा साहब कहते हैं कि धोखा दिया, उसमें आईएएस, उसमें पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, यह भी इंडिविजुअली ग्रोथ किए, मिडिल क्लास जन्म ले लिया। और इसी को किसी ने कहा कि दलित ब्राह्मण। क्यों दलित ब्राह्मण? क्योंकि ये इंडिविजुअली आगे तो बढ़ गए, लेकिन सामाजिक चेतना के अभाव के कारण स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाए। मसलन उदाहरण स्वरूप इन लोगों ने रोटी बेटी का साथ नहीं निभाया, और निभाया भी तो क्या, बड़ा आश्चर्य की बात है कि यदि आईएएस लड़का दलित होता है तो वो भी शादी ब्राह्मण से करेगा, अगर लड़की दलित होती है तो वो भी ब्राह्मण से करेगी। यही हाल ओबीसी का है। यदि लड़का यादव है तब भी वो शादी अपर कास्ट से करेगा, माने ब्राह्मण से करेगा। अपर कास्ट मतलब यहाँ ब्राह्मण की बात हो रही है, मैं किसी क्षत्रिय की बात नहीं कर, कम देखने को मिलता है। यदि यादव लड़की है वो भी अपर कास्ट ब्राह्मण से शादी करेगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपके पास हजारों एग्जाम्पल हैं। तो आपने जाति के स्ट्रक्चर को मजबूत कर दिया, जहाँ उसको समाप्त करना था उसको यही हाल हमारे जो लोअर तबके के लोग हैं और वो भी इसी में शिकार हैं। अब गांव में चले जाइए, आज भी चमरौटी है, आज भी बभनौटी है, आज भी चमरौटी का मतलब जहाँ चमार रहते हैं, बभनौटी का मतलब जहाँ पंडित रहते हैं, तुर्कमान जहाँ मुसलमान रहते हैं, अहिरौटी जहाँ पे यादव रहते हैं। तो कास्ट स्ट्रक्चर को हम आज भी इसको बनाए रखे हैं गांव में, सिविलाइज तरीके। हाँ, सिविलाइज तरीके से, और किसी को बुरा भी नहीं लगता। हम इसके अतिरिक्त शादी ब्याह भी हम अपनी ही बिरादरी में करते हैं, वो भी हमको बुरा नहीं लगता। न कि इतना जो उनका एजेंडा है, रिलीजियस एजेंडा, जैसे माघ मेला उनका रिलीजियस एजेंडा है, हम उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। दीपावली मनाते हैं, तीज मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, उनका एजेंडा है। तो हम कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी मानसिकता के गुलाम हो गए, उसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। उसको न तोड़ने का कारण क्या है कि हम स्वार्थी हो गए, हम लालची हो गए, हम बिकाऊ हो गए। साहब कांसीराम कहते थे ना बिकने वाला समाज चाहिए, लेकिन हम लोग बिकाऊ हो गए, अपने आत्म स्वाभिमान को बेच देते हैं। हम देख रहे हैं कि एक दलित महिला के बलात्कार हो रहा है, रोज़ बलात्कार हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि झोपड़ी जलाई जा रही है, हम ये देख रहे हैं कि पानी के लिए मारा जा रहा है। लेकिन कितने लोगों का दिल टूटता है, कितने लोग इसमें शामिल होते हैं? हमको लगता है कि उसका परसेंटेज बहुत कम है। हम ये जानते हैं कि सरकार बैकलॉग वैकेंसी पूरी नहीं करती। कितना आंदोलन चला है, सारा ठेका साहब कांसीराम ने लिया था, या सारा ठेका बहन जी ने लिया, या सारा ठेका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के राजनीति ने लिया था। मतलब हाथों में आप गिना सकते हैं कि आपके समाज में कितना इंटेलेक्चुअल्स हैं। आप ज्योतिराव फूले के नाम लीजिए, साहू जी महाराज का नाम ले लीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कबीर, रैदास, यही लोग बचे। इतनी बड़ी आबादी, 85% की आबादी में आप वोल्टेयर, अम्बेडकर, कांसीराम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कहाँ पे वो बात रुक रही है? कहाँ पे? क्यों? हम सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, हम स्वार्थी हो गए। हम रिजर्वेशन की मलाई के साथ घर में बीबी और टीवी के साथ हैं। अगर बीबी और टीवी नहीं तो गर्लफ्रेंड के साथ है। गर्लफ्रेंड को महंगी बाइक, महंगी कपड़े, अपने आपके सोना चांदी देने की बात करते हैं। सेक्रीफाइस में ये नहीं कहता कि आप अपनी बीबी या गर्लफ्रेंड को इतना महंगा सामान दीजिए। अगर हम नहीं देंगे तो वो हावी हो जाती है। मुझे आर्टिकल 15 की वो बात याद आती है, फिल्म जिसमें ये चंद्रशेखर रावण के जो निशांत थे, वो क्या कहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से? कहते हैं कि मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हें गुलाब का फूल दूं, मेरा भी मन करता है कि पानी में अपने पैर डालकर तुम्हारे साथ खेलूं, लेकिन एक्टिविज़म मुझे जाने दें। तो हम लोग एक्टिविज़म छोड़ दिए, हम लोग दिल से एक्टिविज़म नहीं बन पाए। कितने दलित प्रोफेसर, एससी ओबीसी प्रोफेसर जो एक्टिविस्ट हैं और दिल से एक्टिविस्ट हैं, कितने प्रोफेसर हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि एक्टिविज़म होना बहुत ज़रूरी है। एकेडमिक तो ठीक, जब एकेडमिक एक्टिविज़म जब मिलेगा तब समाज में क्रांति की बात होगी। कितने लोग क्रांति करने के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं?
कितने लोग जान दे रहे हैं, कितने लोग अपने अपने पैसे से पे बैक सोसाइटी कर रहे हैं, कितने लोग हैं साहब। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कई बार बोले पे बैक टू सोसाइटी। आप बताइए कितने लोग, जिसके पास जाइए उसके पास पैसे का रोना है, लेकिन किसी इंजीनियर के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, आईएएस के पास जाइए, कितने आईएएस, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर जिन्होंने रिजर्वेशन की ही मलाई से पैसा लिया, क्या उनका नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनता कि वो हमारे समाज के लोगों को कंट्रीब्यूट करें, कोई क्रांति का रास्ता दिखाएं, वोल्टेयर बने। आखिर सामंतवाद के ही लोग थे फ्रांस में जिन्होंने धर्म की बुराई किया, वोल्टेयर ने धर्म की बुराई किया, मॉन्टेस्क्यू ने बुराई की, वो सामंतवाद थे। अरे तुम बन गए ना आईएएस, तुम क्यों नहीं ऐसा बुराई करना चाहते हो? तुम प्रोफेसर बन गए ना, तुम क्यों नहीं कमियों को बताना चाहते हो? कहाँ पे समझौता कर रहे हो? क्यों यही कि हमें बड़ा सा फ्लैट चाहिए, बड़ा सुंदर बीवी चाहिए, हाँ सुंदर बीवी मतलब ब्राह्मण बीवी, और उसी में हम जिंदगी जिए, यही हमारा उद्देश्य है क्या? हम अपने उद्देश्य से दोस्त भटक गए। हम एनिलेशन ऑफ कास्ट की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग स्वार्थी हो गए। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा चालाक होते हैं, हाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा चालाक होते हैं, हम लोग चालाक बन गए। काशीराम साहब कहते थे कि पढ़ा लिखा समाज जो है तेल लगाया हुआ पहलवान है। हाँ बिल्कुल, ये सत्य है। आज बहुजन समाज में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी में जो भी संगठन काम कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी जवानी जिंदगानी आंदोलन के लिए लगाए हैं, उन पर भी सवाल उठता है, उन पर भी इसी समाज के इंटेलेक्चुअल वर्ग के द्वारा सवाल उठाया जाता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं कह रहा ना कि जो एक्टिविज़्म है वो बहुत कठिन है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटे हाथ, जे घर फूके आपने चले हमारे साथ। घर फूकना पड़ता है, घर बर्बाद करना पड़ता है। घर बर्बाद से मतलब आपकी पत्नी रूठ सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड रूठ सकती है, आपका बेटा आपसे नाराज़ हो सकता है, आपका सब कुछ चला जा सकता है। पेरियार ललई का हमने एग्जाम्पल देखा कि सब कुछ बर्बाद हुआ। साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हमने एग्जाम्पल देखा कि उनका परिवार लगभग समाप्त हो गया, उनके बच्चे का देहांत होगा, नहीं दे पाए। साहब कांसीराम ने परिवार नहीं बसाया, बहन मायावती नहीं बसाया। इसी तरह से संगठन में बहुत से लोग लगे हैं जिनकी माली स्थिति बहुत ख़राब है, जो बहुत ही गरीबी से गुजरते हैं। न जाने कितनी अनजान, कितने संगठन के लोग मर गए, खप गए, लेकिन मूवमेंट को चलाने के लिए खड़े हैं। ये हमारे समाज के लोगों को चाहिए। और जो इंटेलेक्चुअल तबका ये कह देता है कि ये व्यक्ति संगठन चला रहा अपने पॉकेट भर रहा है, ये व्यक्ति जो यूट्यूब चला रहा अपना पॉकेट भर रहा है, ये व्यक्ति जो ये कर रहा पॉकेट भर रहा है, ये सत्य नहीं है। हमारे समाज को मदद की सख्त ज़रूरत है ना। आप यूट्यूब चला रहे हैं, आपको अगर हमारा इंटेलेक्चुअल तबका मदद नहीं कर सकता तो बुराई भी ना करे, है ना। अगर मदद नहीं कर सकता बुराई भी ना करे। तो हमारा ये ब्राह्मणकल चाल है, ये कॉन्स्पिरेसी है कि आपके अपने ही समाज के लोगों को आगे खड़ा कर दिया जाता है और आगे खड़ा करके आपको लड़वाया जाता है। और जब आपस में लड़ेंगे तो जाहिर है कि आंदोलन कमज़ोर होगा, जाहिर है कि आपकी मैगजीन नहीं निकलेगी, पैसे की दिक्कत है, जाहिर है कि दो लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो आप जो मूवमेंट में ताकत होनी चाहिए वो ताकत नहीं हो पाती। तो एक तो चाल है ना उनका, एक ऐसा हेजिमेनिक चाल है, एक ऐसे मस्तिष्क का चाल है कि वो आपको लड़वाएंगे और हम लड़ते ही आए हैं। समाज जिस तरीके से जातियों में बटा हुआ है, उस अलग अलग संगठन चला रहा है, हजारों संगठन चल रहे हैं, और उन सारे संगठनों को एकजुट करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने बैकवर्ड माइनॉरिटी एम्प्लॉयड फेडरेशन करके बामसेप का गठन किया, संगठन बनाया। और उसी संगठन की ताकत की वजह से, उसी कैडर की वजह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बनी। बामसेप आज समाज में ज़मीनी स्तर पे जिस तरीके से जागृति करने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं इसी समाज के इंटेलेक्चुअल वर्ग और बहुत सारे आरएसएस के भी लोग कहते हैं, और हमारा भी समाज कहता है कि बामसेप जो है आरएसएस का संगठन है, आरएसएस के द्वारा संचालित होता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। नहीं, ये आरोप जो है बिल्कुल गलत है। और बामसेप एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको साहब कांसीराम ने अपने बड़ी मेहनत से इस्टेब्लिश किया था। दुखद बात है कि कई बामसेप हमारे बीच में बट गए। उसके बटने के पीछे भी यही कारण है कि
हमारा समाज जो है जो ब्राह्मणवादी चाल है उस कॉन्स्पिरेसी के हम शिकार हो जाते हैं। और चूंकि मैंने पहले बताया ना कि हम पढ़े लिखे तबके हैं, पढ़ा लिखा तबका चालाक होता है, पढ़ा लिखा तबका अपना स्वार्थ पहले देखता है। मैंने पहले बताया कि पढ़ा लिखा तबका अपना इंडिविजुअल है, अपनी समस्या को रखता है। मैं इसका अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सवाल उठाया था कि जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, और इस सवाल को लेकर जब मैं एससी कमीशन गया, एससी कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मेरी मुलाकात सांपला जी से हुई जो चेयरमैन के अध्यक्ष हैं, इस कमीशन के अध्यक्ष हैं। मेरी मुलाकात अंजू बाला मैडम से हुई जो इसकी सदस्य हैं। मैंने अंजू बाला मैडम से कहा, मैडम लोग हमारी बुराई करते हैं, लोग कहते हैं मैं पागल हूँ। मैडम ने कहा आप तो हमारे समाज के हीरो हैं। ठीक है, सांपला जी का बयान सुनिए। सांपला जी ने हमसे ये बात कही कि बेटा मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप इस तरह का मुद्दा न लाया कीजिए। मैंने कहा क्यों? उन्होंने बोला कि आप तो देश का मुद्दा लेकर आए हैं ना, आपकी अपनी बात होती कि आपको प्रमोशन में दिक्कत हो रही है, आपके साथ कोई, आप तो देश का मुद्दा लेकर चले आए। जब देश का मुद्दा लेकर चले आए तो आपको तो मारेंगे ही, आपको गाली देंगे ही, आपको जलाएंगे भी। हम इसमें कितने मदद कर सकते हैं? क्योंकि ये जो समाज अभी भी बहुत कमज़ोर है। उन्होंने स्पष्ट ये बात कही कि ये समाज अभी बहुत कमज़ोर है। जरा सोचिए कि सांपला जी ने ये बात कैसे कह दी। तो हमारा समाज बहुत कमज़ोर है और हम ब्राह्मणवादी चाल को समझ नहीं पाते। इसीलिए हमें जो हमारे अंदर कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास कर, गुलामी की ज़िंदगी से दूर रहना चाहिए। लेकिन अब क्या करें? अब लोग, हमारे समाज के लोग, कितने लोग हैं जो इस मुद्दा को उठाते हैं? नहीं उठाते। इंडिविजुअल हम स्वार्थी हो चुके हैं, हमारा समाज स्वार्थी हो चुका है, चालाक हो चुका है। इसलिए हम आंदोलन को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। जो काम करते रहता है उस पर सवाल भी उठाते हैं। हाँ भाई, काम पूरी दुनिया में जब कार्ल मार्क्स का देहांत हुआ तो 4-5 लोग थे। वोल्टेयर को पागल बोला गया, दिदरो को पागल बोला गया, एक निस्ते थे उनको पागल बोला गया, काफका थे उनकी पर्सनल लाइफ समाप्त हो गई, है ना। हमारे देश में हमारे ज्योतिराव फूले को पत्थर से मारा गया, बहन माता सावित्रीबाई फूले पे कीचड़, फातिमा शेख पर भी आरोप प्रत्यारोप है, उनके भाई उस्मान शेख भी प्रत्यारोप लगे। कबीरदास के बारे में मैंने बोला ही कि कबीरा खड़ा बाजार में है, लिए लुकाठी हाथ, जे घर फूके आपने चले हमारे साथ। रविदास जी के बारे में, सबके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। तो जो दिल से लड़ाई लड़ेगा, क्वेश्चन मार्क है, चालाकी से नहीं, दिमाग से नहीं लड़ाई लड़ना है, दिल से लड़ाई लड़ना है। दिल से हमको एहसास करना कि लक्ष्मी हमारे भाई हैं। चलना, दिमाग से नहीं कहना कि लक्ष्मी हमारे भाई हैं। इस स्वार्थ में नहीं कहना कि लक्ष्मी आकर हमारा इंटरव्यू करेंगे, है ना। आपको, हमको दिल से कहना है, हमको दिल से जुड़ना है। दिल में जुड़ाव है ही नहीं। हम दिल से कहाँ जुड़ पाते हैं? दिल से किस लिए जुड़ पाते हैं? क्योंकि आप हमको चमार कहेंगे, हम आपको पासी कहेंगे। आप हमको पासी कहेंगे तो हम आपको धोबी कहेंगे। आप हमको यादव कहेंगे तो हम आपको पटेल कहेंगे। जातीय चेतना को खत्म करके वर्गीय चेतना में हमें आना होगा। नहीं, वर्गीय चेतना भी क्यों? न वर्गीय चेतना होना चाहिए, न जातीय चेतना होना चाहिए। इगालिटेरियन समाज होना चाहिए, एक ऐसा समाज जिसमें किसी भी प्रकार की चेतना ना हो, न वर्गीय चेतना, न जातीय चेतना, न रेस की चेतना, न पेट्रियार्की होनी चाहिए, न जेंडर की चेतना होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप पुरुष हैं तो वो स्त्री है। ये भी नहीं होना चाहिए कि वो ज़्यादा स्त्री अब कम पुरुष है। दोनों तरफ से प्रॉब्लम चल रहा है। तो पेट्रियार्की, हम लोग सब पेट्रियार्की के शिकार हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में एक प्रतिसत्ता सोच बैठी हुई है, लेकिन इसके साथ कई बार महिलाओं में जो मातृसत्ता बैठी हुई है। अब इसका मतलब कमला भसीन कहती हैं कि यदि हमें पेट्रियार्की नहीं चाहिए तो मेट्रियार्की भी नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि स्त्री होने के नाते आप अपना नाजायज़ लाभ लें, जैसा कि हम देखते हैं 498 का मिसयूज हो रहा है, कई प्रकार के मिसयूज चल रहे हैं, ब्लैकमेलिंग चल रहे हैं। तो ऐसे तो क्या
एक पुरुष के साथ कोई महिला ब्लैकमेल करेगी तो पुरुष औरतों के प्रति नफरत करेगा, और दबी जबान में ही सही आज सारे लोग बोलते हैं कि महिला बड़ी रद्द है या मुफट हो गई है, कुछ हो गई है, या सभी लोग कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करनी है। ये जो सवाल क्यों आ रहा है, ये बात महिलाओं को सोचनी चाहिए कि ये बात सवाल क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आप पढ़ी लिखी महिलाओं की जो डिमांड है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ये भी सही, आपको आधा स्त्री आधा पुरुष बनना पड़ेगा। प्रेमचंद कहते हैं ना, जिस दिन पुरुष आधा स्त्री आधा पुरुष हो जाएगा उस दिन में पेट्रियार्की समाप्त होगी। तो जिस दिन अपर कास्ट के लोग दलित होंगे, जिस दिन अपर कास्ट के लोग दलित अंदर से आधा दलित होंगे, आधा अपर कास्ट के होंगे या आधा दलित, इस तरह से एक हट में दलित का भाव होगा, दूसरे हट में आपका अपर कास्ट का भाव होगा, तीसरे हट में आपका ओबीसी का भाव होगा। दिमाग में जब ये बात रहेगी डेमोक्रेसी की, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सबको लाना पड़ेगा। आश्चर्य की बात है, ना हमारे देश में लिबर्टी है, ना हमारे देश में फ्रेटर्निटी है, भारतीयत्व तो नहीं है ना। हामिद अंसारी ने इस पर एक लेख लिखा था, ब्रदरहुड का मतलब क्या है। ब्रदरहुड नैतिक सवाल नहीं है, पॉलिटिकल सवाल है। तो हमारे देश में तो ब्रदरहुड नहीं है, हम सब आपस में भाई नहीं हैं, हम सब आपस में कास्ट में बटे हैं, वर्ग में बटे हैं, कोई धनी है कोई गरीब है, ये भी नहीं चलेगा। अगर जातीय चेतना समाप्त होगी तो वर्गीय चेतना हावी है, वर्गीय चेतना रहेगी भाई। वर्गीय चेतना का मतलब क्या है, एक आईएएस जो बड़ा है वो भी आपको हे दृष्टि से देखेगा। अभी हमारा समाज का जो कोई कम, जो वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति है और हम चमार समाज के प्रोफेसर हैं, तो जब वो अपने टॉयलेट अपने हाथ से साफ़ करता है तो हमारा मन कितना करता खाने के लिए, क्यों नहीं हम उसके दर्द को पहचान पाते। आंखों देखी हाल बता रहा हूँ कि वाल्मीकि समुदाय के लोग जब टॉयलेट साफ़ करते हैं तो हमारे ही समाज के लोग दूरी बनाते हैं। आई हैव सीन माई ओन आइज, नॉट वंस, सेवरल टाइम्स। अरे भाई तुम्हारे घर में इंडिविजुअल हो ना आप, तो आप उससे नफरत क्यों करते हो, ये कास्ट सिस्टम ने बनाया है। तो वाल्मीकि समाज को हम अपना भाई नहीं मानते, वाल्मीकि समाज को हम शादी विवाह नहीं करते। हर समाज का ये जो हायरार्की बना, बाबा साहब कहते हैं ग्रेडेशन वाला, तो ये दिक्कत है। तो जब तक हम लोग इन तमाम जो डिविजन्स है उसको समाप्त नहीं करेंगे तो जाति नहीं समाप्त होगी और समाज बदलेगा नहीं।